जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम घटना चक्र का, जिसमें चैप्टर वाइज दे रखा है। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है, हम पहले चैप्टर को ही खत्म कर रहे हैं। हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। वह व्यंजक जिसे x प्लस 1 द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 तथा शेष 3 प्राप्त होता है, किसके बराबर होगा। जैसे हम 28 को 5 से भाग करें तो 5 25, कितना मिला 3। तो ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। अगर हमको 28 बनाना है तो ये 28 कैसे बनेगा। 28 बराबर ये 5 और 5 का मल्टीप्लाई, 5 गुणे 5 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसा होता है। ऐसा ही हमको सवाल में देखना है। तो सवाल में इस 28 और इसकी जगह कुछ कांस्टेंट दे रखे हैं, उन कांस्टेंट को देखते हैं, वेरिएबल, ठीक है। क्या लिखा है, वह व्यंजक जिसे x प्लस 1 द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल ये और शेषफल ये। तो व्यंजक जो निकालना है, जो इक्वेशन निकालनी है, वो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अर्थात x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस 3, ठीक है। ये क्या है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये होता क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये पूरा पूरा लिखा है x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, और प्लस का 3 ऑलरेडी लिखा है, तो x की पावर 3 और ये 1 और 3 4, तो इसका आंसर होगा x³ प्लस 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 1000 से बड़ी वह लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आप सोचना पड़ेगा कि 1000 किससे कटता है। अगर आपको पता है किस नंबर से कट रहे हैं तो ठीक है, और आपको अगर प्रॉब्लम है कि को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है कि ये नहीं कट पा रहा है, तो एक क्वेश्चन को लीव करना ही बेटर है। ये कटता है 11 से, कटेगा, ये कटेगा 19 से, और ये कटेगा 17 से, ठीक है। ये नंबर किसी से नंबर से नहीं कटेगा। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को लीव करना ही बेटर है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो या प्राइम नंबर आपको याद होनी चाहिए। ये नंबर के मात्र प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमने बताया था, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके मात्र 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो लघुत्तम अभाज्य संख्या, ये संख्या एक ऐसी है जिसके कोई भी फैक्टर नहीं है, 1 और 1009 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो ये ही एक अभाज्य संख्या। ये नंबर किसी न किसी नंबर से विभाजित हो रहे हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमको ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए एक गलत फाइंड करना है ना, कि गलत कौन सा है। तो आप एक ऊपर से नीचे तक, जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठ जाऊँ, इसको सॉल्व करने बैठ जाऊँ, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा कि सही है या नहीं सही है। आपको पता है कि इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत है, आपको पता है कि इसमें एक ही ऑप्शन होगा तो गलत है, तो क्यों ना सबसे छोटा आंसर देखा जाए। सॉल्व तो सब करने पड़ेंगे, अगर बनना आप देखेंगे तो सॉल्व सब करने पड़ेंगे कि ये है, तो मैं सही को ना देख के मैं गलत को देखूँ। जैसे ये देखा, ये देखा, ये देखा, अगर इसको देखोगे आप तो 0.3 वर्गमूल है, 0.9 का वर्गमूल 0.3। भाई साहब, अगर 0.9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 गुणे 3, ये होता है ना 9 का वर्गमूल। इसको निकालेंगे ऐसे तो बाहर आएगा 3, और 0.9 है ना, तो 0.9 को क्या आप तोड़ सकते हो 0.3 और 0.3 में। क्या 0.9 को 0.3 में तोड़ सकते हो। अगर 0.3 में तोड़ पा रहे हो तभी तो आप कहोगे कि 0.3 वर्गमूल है, अर्थात 0.9 का वर्गमूल 0.3 तब कहोगे जब 0.9 को 0.3 × 0.3 तोड़ पाओगे। अब चेक करके देखें, अगर इनकी दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.09। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अर्थात ये चीज़ गलत है। इसका वर्गमूल 0.3 नहीं होता है, 0.09 का वर्गमूल 0.3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको हम लिख पाएंगे 0.3 × 0.3 और तब बाहर निकलेगा 0.3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इनको चेक करने मत बैठ जाना, उनको चेक करोगे समय लगेगा। अभी साफ साफ दिख रहा है तो आगे बढ़ो। 5x 7 9 3x4 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। हमने देखा था अगर कोई नंबर 3 से विभाज्य है, इसका मतलब उसके संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 9 विभाजित हो रहा है, 3 विभाजित हो रहा है, 5 और 7 12 भी विभाजित हो रहा है, बचा 4। तो क्या बचा, 4 + 2x।
4 प्लस 2x बटे 3। ठीक है, अब हमको देखना है ये नंबर विभाजित हो जाए। अब हम बड़ा से बड़ा नंबर देखना है कि बड़े से बड़ा कौन सा नंबर होगा। तो बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है 9। अगर आपने x के 9 रख दिया तो ये हो जाएगा 18, 18 और 4 22। क्या 22 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इससे छोटा कौन सा है 7। अगर आपने x के 7 रख दिया तो ये हो जाएगा 14, 14 और 4 18, 18 बटे 3, अर्थात ये नंबर 7 रखने पर 3 से डिविजिबल है। तो वह x का मान बड़ा से बड़ा क्या होगा? 7 होगा, तभी ये संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वह बृहत्तम संख्या जो अनुक्रमांक 1 की पावर 5 एक ही होता है -1। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 -2 और 3 की पावर 5 -3 डॉट 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 n की पावर 5 -n लिखा है। एक बात बताइए, 1 की पावर 5 एक ही होता है -1, दूसरा 2 की पावर 5 कितना होता है 32 -2 और 3 की पावर 5 कितना होता है 243 -3 और डॉट डॉट ई लिखा है। इसका मान 0, 30 और 240 ऐसी तो आ रहा है नंबर। ठीक है, अब देखिए कि बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर है। क्या 120 0 को काट पाएगा? 0 से डिवीजन सब तो 0 बटे 120 तो सब हो जाएगा ना, 0 आ जाएगा। लेकिन क्या 30 बटे 120 लिख सकते हो आप? क्या 30 बटे 120 लिख सकते हो? ये डिवीजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इससे छोटा देखो, इससे छोटा 30 ले लिया। क्या 30 बटे 30 लिख सकते हैं? हाँ 30 बटे 30 लिख सकते हैं। क्या 240 बटे 30 लिख सकते हैं? हाँ 240 बटे 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 240 ठीक 30 से विभाजित है। लेकिन 30 अगर हमने इसको देखा, ये 30 और ऑप्शन ये हो सकता था अगर 30 को 120 पूरा पूरा विभाजित कर दे, लेकिन सवाल कह रहा है कि ठीक ठीक विभाजित कर दे। हमको तो नहीं लग रहा है कि 30 बटे 120 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इससे छोटे वाला करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे पूछा था बड़े से बड़ा, तो ऑप्शन आप चेक करेंगे बड़े से बड़ा। सबसे पहले हमने चेक किया 120 नहीं हो पाया तो हमने किया 30। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10 तक इक्वल टू इसका मान कितना है 55। अब से पूछा है 11 + 12 + 13 + कितना 20 तक। एक बात बताइए, तसल्ली पूर्वक सोचिए, अगर इसमें से 10 10 सब में है ना, 10 निकाल दो क्या बचेगा 1। सोचने वाली बात नहीं है, वरना इसको लिख के करोगे तो हो जाएगा नो प्रॉब्लम, बट सोचने वाली बात नहीं है कि हमारा माइंड एक्टिव है, क्या सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं। 11 में अगर 10 निकाल दो 1 बचेगा, 12 में से 10 निकाल दो 2 निकलेगा, 13 में से 10 निकाल दो 3 बचेगा, ऐसे ही 20 में से 10 निकाल दो 10 बचेगा। क्या इनके पास 10 10 एक्स्ट्रा है? अगर सबसे 10 10 ले लोगे, 10 इससे 10 इससे 10 इससे डॉट 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 10 इससे, तो 10 बार 10 अर्थात 100 आपको बाहर मिल जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या? यही संख्या तो बचेगी। और इसका मान कितना दे रखा है 55 दे रखा है। तो बिना कलम का यूज किए क्या आप इस सवाल का आंसर बता सकते हो 155? समझ में आया या नहीं आया? सोचना है, जब माइंड है तो क्यों ना सोचें, जब है तो सोचेंगे। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इसका मान कितना दे रखा है 55। हमने देखा साफ साफ अपनी तेज नजरों से कि इसमें और इसमें सब में 10 10 एक्स्ट्रा है और 10 12 एक्स्ट्रा है, तो 100 आ जाएगा। 100 + 55 कितना होता है 155। बात खत्म, बढ़ो आगे। लिखा है 1 + 2 + डॉट 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 49 + 50 + डॉट डॉट उल्टा है। तो एक बात बताइए, एक क्या सीरीज यहाँ से लेके यहाँ तक देखी जाए और यहाँ से लेके यहाँ तक देखी जाए तो क्या 2 बार नहीं है? अर्थात मैं इसको कह सकता हूँ 2 बार 1 + 2 + 3 + डॉट 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 49 इतना और +50 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। इस संख्या को आपको पता है कि एक से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? 2 तो बाहर है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1/2। ठीक है, और प्लस का 50 तो ये ऐसे ही लिखा है। अगर मैं हम यहाँ पर ये तो 2 है, अब इसके अगर इसको वैल्यू रख दो, n की जगह कितना रखोगे 49 और 49 + 1 यानी कि 50/2 और प्लस का 50 ऐसे दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 0 5 नेम 45 का 5 यहाँ से लगे 4 5 चौक 20 और 4 24 और प्लस का 50, तो ये हो जाएगा 2500। तो इस सवाल का आंसर आएगा 2500 जो दे रखा है ऑप्शन बी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमसे पूछा है पूर्णांकों की संख्या x जिसके लिए x रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक परिमेय है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको स्क्वायर कर दिया जाए तो इधर से रूट हट जाएगा, अगर इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये रूट हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको खोलें एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर -1 और x बराबर आ जाएगा -1/2। तो x के कितने मान हैं, कितने मान आए, एक मान आया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से भाज्य? 24 से भाज्य होने का मतलब है 24 के फैक्टर से भी विभाजित होनी चाहिए। क्या 24 के फैक्टर क्या होते हैं? 24 के फैक्टर होते हैं 8 और 3। अगर कोई संख्या 24 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए और संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा, 24 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 8 से विभाजित होने का मतलब है संख्या के अंतिम 3 अंक, 8 से विभाजित होने का मतलब है संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। आप इसको देखिए 718, क्या 8 नेम 72 होता है? अगर 8 की गुणा 90 से कर दें तो 720 आएगा, कट जाएगा 720। अब 720 जैसे 3 से 15 कटता है, 3 से 15 कटता है ना, तो अगली संख्या कौन होगी? 3 और जोड़ दो। इससे पिछली संख्या कौन होगी? 15 में से 3 घटा दो, 12 कटता है, 15 कटता है, 18 कटता है। जैसे 7 से 28 कटता है ना, अब 7 से 28 कटता है तो अगली संख्या कौन सी होगी? 28 में 7 जोड़ दो। ऐसे ही अगर 720 कटता है, 8 से 720 कटता है तो अगली संख्या कौन सी कटेगी? 8 जोड़ दो या 8 घटा दो। 720 में से या 8 जोड़ दो या 8 घटा दो। ये तो 2 घटाया है तो क्या ये हो सकता है? नहीं होगा। आप इसको देखिए 800 पूरा कटता है ना, 800 पूरा कटता है, 800 8 से पूरा कटता है तो अगला नंबर क्या होगा? आपको 8 जोड़ना पड़ेगा तभी तो कट पाएगा। 800 8/8 तभी तो कट पाएगा, कैंसिल हो पाएगा। जैसे हम कहें कि 808 है तब तो ये कट पाएगा, लेकिन आप कहो कि 807 कैसे कट जाएगा? क्योंकि 800 तो पूरा कट रहा है, तो जो ऊपर रहेगा उसको भी तो कटना चाहिए। क्या 810 कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। अब 804, भाई साहब 800 तो इस 804 का क्या मतलब है? 800 + 4, ये 800 तो पूरा पूरा कट रहा है 8 से, ठीक है। क्या ये 4 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जब 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे चेक करो। आप देखा कि 720 है ना, 36 720 + 16 लिख सकते हैं। हमने देखा कि 8 ने 72 720 भी कट रहा है, 8 दूनी 16 ये भी कट रहा है, तो ये संख्या इस ऑप्शन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सात की पावर 19 से 1 कम, 7 की पावर 19 से 1 कम संख्या किससे विभाज्य है? तो आप 19 को मत देखो, आप ये देखो कि ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। तो मैं 7 की पावर 1 - 1 भी मान सकता हूँ, ऑड है ना, जो ऑड है तो मैंने ऑड मान लिया। आप चाहें 7 की पावर 3 - 1 मान लो। अगर इसको खोलेंगे तो 7 - 1 अर्थात 6 आएगा। अगर इसको खोलेंगे तो AQ - BQ क्या होता है? A - B, A² + B² + AB, ये होता है ना। तो इसमें भी 7 - 1 6 आया और समथिंग समथिंग कुछ और आया। तो हमें देखना है कि अगर हमने ऑड पावर है तो हम ऑड को जितनी बड़ी पावर दे रखी है उसको छोड़ के अपनी श्रद्धा अनुसार 1 या 3 मान लो, कुछ भी मान लो। अगली बार तो मन में करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझने के लिए मान लो कि 7 की पावर 1 मान लिया और -1 मान लिया 6। अर्थात इसमें से अगर 7 की पावर कुछ भी है, 7 नहीं कोई भी नंबर हो, XYZ कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर ऑड है तो आप ऑड को, उस पावर को भूल के अपने श्रद्धानुसार छोटी से छोटी पावर मान लो, 1 और 3। अगर यहाँ पर होता इवन नंबर, जैसे 7 की पावर 256 होता, कुछ भी होता, तो ये क्या है? ये इवन पावर है, सम संख्या है ना। ये पावर जो भी है 7 की पावर, या यहाँ पर 9 हो, तो कोई XYZ कोई भी नंबर हो, ये पावर को देखना है ये ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड है तो मैं इसको ना मान के मैं तो कहूँगा भाई साहब 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, इस तरीके से मैं सवाल को मान सकता हूँ, ठीक है। तो वो वाला फार्मूला, तो ये देखा कि आपने 7 की पावर 19 - 1 की पावर 19, इसको कुछ भी लिख लो, आपका मतलब समझ में आया कि अगर ऑड है तो 7 - 1 इसका एक फैक्टर होता है, अर्थात 6 इस संख्या को विभाज्य करेगा ही करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा है 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999, 7 की पावर 1999। एक बात बताना तसल्ली पूर्वक, इकाई के स्थान में अंक है, पूछा क्या है कि इकाई के स्थान का अंक कौन सा, इकाई के स्थान का अंक कौन सा। एक बात बताना, जब इकाई का स्थान पूछा है तो इस 1 से कोई फर्क पड़ेगा?
अगर इकाई का स्थान पूछा है तो इस एक से कोई फर्क पड़ेगा। अब 7 की पावर 1999 है और 7 की पावर जो भी आएगा सेम आएगा ना। अरे जो भी आएगा वो सेम आएगा, और सेम आएगा तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये तो भाई साहब सही हो गए, इनका कोई रोल ही कहाँ है। अब बचा 1 की पावर, आप कितनी भी कर लो, 1 की पावर 1 2 3 4 5 जहां तक आपका मन करे उतना कर लो, 1 की पावर हमेशा क्या रहेगी 1। तो भाई साहब ये वाला कुछ भी आया, मान लो मैंने x आया प्लस इसका भाई माइनस x, कुछ भी तो आएगा, जो आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि 7 की पावर 1999 है और 7 की पावर 1999 हमसे इकाई का अंक पूछा है, हमसे पूरी संख्या नहीं पूछी है, तो ये संख्या से संख्या सही हो जाएगी। बचेगा क्या यार, अर्थात सवाल को सिर्फ इस पर डिपेंड करता है ना कि इन दोनों पर, क्योंकि इनका जो भी आएगा क्यों निकालें भाई, जब कैंसिल हो रहा है तो क्यों निकालें। हमें पता चल रहा है कि जो भी आंसर आएगा वो 11 की पावर 1999 पर डिपेंड करेगा। 11 की पावर 1999 को गोली मारो, सिर्फ 1 की पावर 1999 पर डिपेंड करेगा, और 1 की पावर कितनी भी कर लो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि आपको यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट डिजिट की कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगी आपको कि यूनिट डिजिट फाइंड करने का तरीका क्या है। 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, सब क्या यूनिट डिजिट फाइंड करने का तरीका आपको बखूबी समझा दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है। ठीक है, उसने सभी 75%, ओवरऑल क्वेश्चन कितने थे 75 और 175 अंक प्राप्त किए। 175 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या थी। अगर उसने सही क्वेश्चन 35 किए होंगे, सही क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का कितना नंबर मिला है 4, एक क्वेश्चन का कितना नंबर मिला है 4, तो इतने नंबर मिले होंगे। ठीक है, अगर उसने 75 टोटल थे, 35 गलत किए तो 35 टोटल क्वेश्चन थे, 75 टोटल क्वेश्चन थे और 35 सही किए, इसका मतलब उसने 40 गलत किए होंगे। और एक नंबर का, एक क्वेश्चन का 1 कटता है ना, तो इतने तो मिले होंगे, इतना कटा होगा। क्या ये कैलकुलेशन करने के बाद 125 अंक मिल रहा है। 35 चौका 140, 140 में 40 निकाला बचता है 100, ये दे रहा है 125। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब इनकी कैलकुलेशन आप 4 से करोगे थोड़ी सी टफ पड़ेगी, आप अपने श्रद्धानुसार इजी से इजी ऑप्शन को पहले चेक करो। अगर हमने चेक किया 40, अगर उसने 40 प्रश्न सही किए हैं तो एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिले हैं उसको 4, तो इतने नंबर मिले होंगे। अब ओवरऑल प्रश्न कितने थे 75, 75 में से 40 क्या किए उसने सही, तो गलत कितने किए होंगे 35, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटा है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटा है। क्या 4 चौक 1600, 160 में से 35 निकाल के 125 मिलता है? हाँ 125 मिलता है, अर्थात दी गई कंडीशन को ये ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। हमने नहीं देखा कि इस टाइप के सवालों को कैसे निकालते हैं, उस टाइप के कैसे निकालते हैं, ऑप्शन का सहारा है तो रेलवे हमारा है। ठीक है, मतलब हम समझ पा रहे हैं कि अगर ऑप्शन का यूज कर लिया और ऑप्शन को हथियार बना लिया तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। हमको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है कि क्या अगली बार कैसी 5 कहे 3 कहे 7 कहे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप ऑप्शन का यूज करके बेहद आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए कप्तान है, 15 सैनिकों के लिए कप्तान है, अर्थात एक ग्रुप में कितने लोग हैं 16। 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, अर्थात एक ग्रुप में कितने लोग हैं 16। 16 ग्रुप होंगे तो 16 कप्तान होंगे। समझ में आया नहीं आया? अरे 15 सैनिकों को मैनेज करने के लिए एक कप्तान है, तो एक कप्तान और 15 सैनिक, अर्थात एक ग्रुप में कितने लोग हैं 16, और जितने ग्रुप होंगे उतने कप्तान होंगे, अर्थात 1200 व्यक्तियों के लिए, और एक ग्रुप में कितने लोग हो रहे हैं 16, तो काटो 16 पंजे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80, अर्थात कितने ग्रुप बन रहे हैं 75। चाहे आपसे पूछे ग्रुप कितने बन रहे हैं तो 75, आपसे पूछे कप्तान कितने हैं तो 75। क्लियर? ठीक है, तो बढ़ो कहाँ 75, ये है ऑप्शन बी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किरण के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल नोट कितने हैं 85। 50 रुपए के नोट हैं और 100 रुपए के नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन कितना है 5000 रुपए है, तो 50 रुपए नोटों की संख्या क्या होगी। 50 रुपए के नोटों की संख्या अगर 30 है तो 100 रुपए के नोटों की संख्या 55 होगी या नहीं होगी, क्योंकि टोटल नोट कितने हैं 85। अगर
50 रुपए के नोटों की संख्या 30 है तो 100 रुपए के नोटों की संख्या 55 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये टोटल नोट कितने हैं? 55। अब कह रहा है इसका रुपया, 30 नोट हैं और 50-50 के हैं तो 1500 रुपए हो गए। ठीक है, 55 नोट हैं और 100 के हैं तो 5500 रुपए हो गए। क्या इन दोनों को जोड़ के 5000 मिलेगा? अरे भाई साहब यही 5000 हो रहा है, 5000 से ज्यादा हो रहा है 5500। 55 नोट है ना आपके पास 100 के, तो यही 5000 से ऊपर हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के क्या 5000 मिलेगा? इन चीजों को मन में नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको सोचना पड़ेगा ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये 50 नोट हैं 50-50 के, तो 35 नोट होंगे 100 के, क्योंकि ओवरऑल नोट कितने हैं? 85। 50 नोट हैं अगर 50-50 के, तो 35 नोट होंगे 100 के, क्योंकि टोटल नोट कितने हैं? 85। अब 50 नोट हैं 50-50 के, तो ये रुपया कितना हो गया होगा? 2500। 35 नोट हैं 100 के, तो ये रुपया कितना हो जाएगा? 3500। क्या इन दोनों को जोड़ के 5000 मिलता है? इन दोनों को जोड़ के तो भाई साहब 6000 मिलता है, तो ये ऑप्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब बढ़ते हैं इस पे। अगर 70 नोट हैं 50-50 के, तो 15 नोट होंगे 100 के, क्योंकि भाई साहब 85 नोट हैं टोटल। अब एक बात बताइए, अगर 70 नोट हैं 50-50 के, तो ये कितना रुपया हो गया? 3500। 15 नोट हैं 100 के, तो कितना रुपया हो गया? 1500। क्या इन दोनों को जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा? 5000। उसने कहा भी तो यही था कि 5000 की टोटल संपत्ति होनी चाहिए, और 5000 रुपए टोटल संपत्ति हो गई। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x स्टार बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई माइनस 2 दे रखा है, अर्थात x स्टार बाई इसका मान दे रखा है आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बाई माइनस 2, हमसे पूछा है 7 स्टार 5 का मान, तो करना क्या है? x की जगह 7 रख दो, बाई की जगह 5 रख दो। 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, बाई की जगह 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 5 में से 2 निकाला 3, 3 8 3 24। इसका आंसर आएगा 243, जो दे रखा है ऑप्शन बी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमसे पूछा है 438 जो आर्टिकल हैं, संतरे कुछ भी लिख लो, इनका मूल्य कितना दे रखा है? 1384 रुपये 8 पैसे। ठीक है, अगर हम एक आर्टिकल का मूल्य निकालें, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो 1384 बटे 438.08, इसको आप 0.08 इसको भी खत्म करो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक तरीका तो ये है कि आप बैठ के सुबह से शाम तक इसको काटते रहो कि कौन से नंबर से कटेगा, कौन से नंबर से नहीं कटेगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप काट के देखिए, आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे कि आपको एक आर्टिकल का मान निकालने में, आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे एक आर्टिकल का मान निकालने में। लेकिन आप अपनी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर रखेंगे तो आपको लगेगा कि लगभग 3 बार जा रहा है। 4 3 12, 3 से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, अर्थात एक आर्टिकल का मूल्य कितना होगा? 3 रुपए के समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग चलो, तभी काम चलेगा। अब देखो, आप काटने बैठो, मैं कह रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप 2 मिनट लीजिए कि क्या 2 मिनट में आप इसका मान निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे, चेक करने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये लगभग 3 रुपए के समथिंग जा रहा है। हमसे पूछा है कि 8 दर्जन, 8 दर्जन का मतलब होता है 12 96 आर्टिकल का मूल्य पूछा है, तो 96 आर्टिकल का मूल्य क्या होगा? अरे 96 गुणे 3 के समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, तो क्या आएगा? 96 3 100 300, लगभग 300 के समथिंग आएगा या नहीं आएगा? लगभग 300 के समथिंग आएगा, और 300 के समथिंग एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होने इसकी मजबूरी होगा। आप 500 नहीं यूज कर सकते, आप 250 नहीं कह सकते, आप 100 नहीं कह सकते। आपको पता है ना कि एक आर्टिकल का मूल्य लगभग कितना आ रहा है? 3 रुपए से थोड़ा ज़्यादा। एक आर्टिकल का मूल्य कितना आ रहा है? 3 रुपए से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 96 आर्टिकल लगभग 100 आर्टिकल का कितना आएगा? लगभग 300 के समथिंग। तो 300 के समथिंग है ऑप्शन बी। तो इस ऑप्शन का सही आंसर यही होगा। आप चेक कर लो कि क्या 2 मिनट में निकाल पा रहे हो सिर्फ कैलकुलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्पणा एक केक को 2 भागों में बांटती है, तो एक केक लिया,
2 भागों में बांट दिया, ठीक है, तथा उसमें से आधे भाग को समान आकर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। 2 भागों में काट लिया, जो आधा भाग बचा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। प्रत्येक छोटे टुकड़े के आकार का वजन 20 ग्राम है। यदि उसके पास कुल 7 टुकड़े हैं तो एक टुकड़ा ये होगा, तो इसमें से कितनी बनाएगी? 6। 1 बन गया, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े हो गए ना, और एक ये पूरा हो गया। कह रहा है इसका वजन कितना है? 20 ग्राम, तो इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा। अर्थात इनको जोड़ा जाए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टुकड़े हो रहे हैं और एक टुकड़े का वजन है 20, तो 120 ग्राम हो रहा है। अब आधा टुकड़ा है ना, आधा टुकड़ा 120 ग्राम का हो रहा है, तो इधर का भी तो 120 ग्राम का होगा। अर्थात 120 ये और 120 ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो होगा 240 ग्राम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक से 100 के बीच कितनी संख्या हैं जो 8 से विभाजित होती हैं तथा उनमें से एक अंक 8 है? अब 1 से 100 के बीच 8 होगा, 16 होगा, 24 32 40 48 56 64 72 80 88 और 96, यही तो होंगे 100 तक। 1 से 100 के बीच होंगे। अब उन्होंने कहा ऐसे नंबर बताओ जिनमें 8 अंक होना चाहिए। क्या इसमें 8 है? नहीं है। 8 मौजूद होना चाहिए, जैसे इसमें 8 मौजूद है, इसमें 8 मौजूद है, नहीं है, इसमें मौजूद है, नहीं है, इसमें मौजूद है, नहीं है, इसमें है, हाँ है, इसमें है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ है। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, अर्थात 4 नंबर ऐसे हैं 1 से 100 के बीच जो 8 के मल्टीपल भी हैं और उनमें एक अंक 8 का मौजूद भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है मुकेश को एक बक्से में 10 की दर से फलों को पैक करना है, अर्थात एक बक्से में कितने फल? 10 फल पैक करना है। यदि उसके पास 178 सेब हैं, 178 सेब हैं, ठीक है, तथा 121 संतरे हैं, ठीक है, इन्हें बिना मिलाए, अर्थात इनको मिलाना नहीं है, बिना मिलाए को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? अगर वो 178 है ना, तो 178 को क्या मैं लिख सकता हूँ 170 + 8? क्या 121 को मैं लिख सकता हूँ 120 + 1? एक बात बताइए, एक में 10 करोगे तो 17 तो बॉक्स इसको चाहिए, 17 बॉक्स इसको चाहिए। अब एक बॉक्स इसको भी चाहिए, एक बॉक्स इसको भी चाहिए, इसको कितने चाहिए? 12 बॉक्स चाहिए। और भाई साहब अगर मिलाने वाली बात होती तो एक उसमें डाल देते, लेकिन कह रहा है मिलाना नहीं है। जब मिलाना नहीं है तो एक बॉक्स इसके लिए भी चाहिए, तो कितने बॉक्स हो गए? 17 और 1 18 और 1 19 और 12 होते हैं 31। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 31। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी? आप एक नंबर अपनी तरफ से मान लो, जो मन करे वो मान लो। आप वो नंबर मानो जो जैसे 7/6 तो 6 से भी कट जाए, और इसको भाग किया तो 6/7 7 से भी कट जाए। 6 और 7 दोनों से कटने वाला एक नंबर मान लो, कोई भी मान लो। आप मान लो 42, 6 और 7 दोनों से कट रहा है, आपने माना कि 42 यूनिट, कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है। 42 नंबर तो नहीं हुआ, 42 का मल्टीप्लायर मान लिया क्योंकि कट जाए। आपने क्या किया था? 7/6 से गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन आपने किया 42 यूनिट को भाग कर दिया 7/6 से। अब जब हमें पता है कि भाग का साइन हटेगा तो ये गुणा का साइन बदलने के लिए 6/7 हो जाएगा, 6 7 42, ये हो गया 7 7 49 यूनिट, ठीक है। 7 6 42, ये हो गया 6 6 36 यूनिट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 39 कम प्राप्त हुआ। प्राप्त कितना होना चाहिए था? 39 यूनिट। प्राप्त हुआ कितना है? 36 यूनिट। तो कम कितना प्राप्त हुआ है? 13 यूनिट। कितना कम प्राप्त हुआ है? 13 यूनिट। और 13 यूनिट आपके हिसाब से प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से 39 कम प्राप्त हुआ है, तो 13 यूनिट की वैल्यू होगी 39, तो यूनिट का मान आएगा 3। क्लियर? ठीक है। उन्होंने पूछा संख्या क्या थी, तो संख्या आपने मानी क्या थी? संख्या आपने मानी थी 42 यूनिट। संख्या क्या मानी थी आपने? 42 यूनिट, और हमको पता है कि यूनिट का मान है 3, तो 42 नहीं है 126, तो इस सवाल का आंसर होगा 126। लेकिन अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए ना
अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए ना तो आप एक काम करना कि 7/6 इन दोनों को एक नंबर मानना, ऐसा नंबर मानना कि इन दोनों नंबर से कट के डेसिमल ना आए। जैसे यहाँ पर कुछ और नंबर मान लेते आप XYZ या कुछ भी अदर नंबर मान लेते तो ये डेसिमल आ गया होता तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी कठिनाई होती। तो आप देखेंगे कि जो आंसर होगा ना वो इसी का मल्टीप्लायर, या तो 42 दूंगा तियाँ चौके पंजे होगा। ठीक है, आप 42 के को देख के ही, जैसे आप सवाल में देखो कि 42 से ये नहीं कट रहा, 42 से ये नहीं कट रहा, 42 से ये नहीं कट रहा, 42 से सिर्फ ये कट रहा है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। यहाँ पर मैंने पूरा समझा दिया है, लेकिन अगली बार अगर सवाल मिले आपको तो आपको सीधा देखना है कि ऐसा आंसर होगा जो इन दोनों से कटेगा। कैसे कटेगा? क्योंकि है कि नंबर ऐसा मानेंगे कि जो 6 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। 6 और 7 से क्यों कट जाए? क्योंकि 7/6, अब 7/6 से भाग कर रहे हो ना, यहाँ पर देखो 7/6 से भाग कर रहे हो। 7/6 से भाग करने का मतलब क्या है कि 6/7 से गुणा कर रहे हो, तो अर्थात वो नंबर 7 से भी कटे, वो नंबर 6 से भी कटे, इन दोनों से कटने वाला एक नंबर मान लो और तसल्ली पूर्वक विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन का आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 60, 84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वालों को समान संख्या में बिठाया जाए, एक कमरे में समान संख्या में बिठाया जाए तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए एक कमरे में हम कितने बिठा सकते हैं, तथा सभी एक ही विषय के हो तो अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका निकालना पड़ेगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमको ये पता चल जाएगा कि एक कमरे में बिठाल कितने बार हैं। एक कमरे में तभी तो बिठाल पाओगे जब इसमें मल्टीप्लायर हो। जैसे 60, 84 और 108 है तो इसको हम क्या ले सकते हैं 12 × 5, इसको क्या ले सकते हैं 12 × 7, इसको क्या ले सकते हैं 12 × 9। तो एक बात देखिए कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12, अर्थात हम कह सकते हैं 60, 84 और 108 का HCF हाईएस्ट कॉमन कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 12 है। तो हमें पता है कि एक बात बताइए, एक में 12 बिठा लोगे तो 60 कितने बैठेंगे 5 में, एक में 12 बिठा लोगे तो 84 कितने बैठेंगे 7 में, एक में 12 बिठा लोगे तो 9 में, तो 5, 7 और 9, 12 और 9 21। अगर ऐसे नहीं करना है तो आपको पता चल गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 12 है। तो 60/12 इतने कमरे इनको चाहिए, 84/12 इतने कमरे इनको चाहिए और 108/12 इतने कमरे इनको चाहिए। इनको 5 चाहिए, इनको 7 चाहिए, इनको 9 कमरे चाहिए, अर्थात कमरों की संख्या 21 होनी चाहिए। तब आप इन सबको आराम से बिठा सकते हो। और पूछ ले एक कमरे में कितने बिठा लोगे, तो एक कमरे में बिठा लेंगे 12। 12 क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका HCF कितना है 12। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका HCF, तो आपको बहुत ही क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक डिब्बे में 56 सिक्के हैं, एक डिब्बे में 56 सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में। टोटल सिक्के कितने हैं 56। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो उस डिब्बे में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं नहीं ऑप्शन से होंगे, कहीं बाहर से नहीं। एक बात बताइए, उस डिब्बे में टोटल सिक्के कितने थे? उस डिब्बे में टोटल सिक्के थे 56। तो तसल्ली पूर्वक सोचिए क्या 50 पैसे के सिक्के 64 हो जाएंगे? ओवरऑल तो कितने हैं 56 और 50 पैसे के सिक्के 64, जिसमें अभी 1 रुपये और 25 पैसे के बकाया हैं। भाई साहब क्या होगा, इसको देख लीजिए 68 क्या होगा? अरे भाई साहब ओवरऑल कितने हैं? ओवरऑल ही 56 सिक्के हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 68 सिक्के सिर्फ 50 पैसे के हो? ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 2 बच रहे हैं, इनमें से एक को चेक कर लो, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब करा अगर 50 पैसे वाले 32 सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, तो 25 पैसे के सिक्के 2 गुनी है, मतलब इसके 16 रहे होंगे। देख लो, अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 32 है और क्वेश्चन कह रहा है